अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड्स। अब तक आपने समझा है कि एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। उनमें एक है नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोस शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 कंपोनेंट्स जब मिल जाता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। आज हम देखेंगे बच्चों कि ये जो कंपोनेंट्स हैं एक न्यूक्लियोटाइड की, इनका आपस में बॉन्डिंग किस किस्म का होता है, यानी ये आपस में कैसे जुड़ जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा और इसी टॉपिक के अंडर हम डिस्कस करेंगे बच्चों न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड से बनने वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान बॉन्डिंग को समझाने से पहले देखते हैं बच्चों कि जो प्यूरीन और पैरामिडीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनमें नंबरिंग किस तरीके का होता है, क्योंकि ये नंबरिंग हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाला है। पहले बात कर लेते हैं बच्चों पैरामिडीन की। पैरामिडीन एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड रिंग है। इस रिंग में जो लोअर साइड में एक नाइट्रोजन है उसको हम नंबर 1 देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ये नंबरिंग जो है क्लॉक वाइज हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे उसके साथ वाले कार्बन को नंबर 2, फिर नंबर 3, 4, 5, 6। उसी तरह से जो प्यूरीन रिंग है, प्यूरीन जो नाइट्रोजनस बेस है, इसमें 2 रिंग्स हैं, एक बड़ा रिंग है और एक छोटा रिंग है। पहले बड़े रिंग को नंबरिंग करते हैं बच्चों। जो बड़ा रिंग है उसका जो नाइट्रोजन साइड में एक नाइट्रोजन है उसको नंबर 1 देते हैं। इसके बाद नंबरिंग को एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू करनी है, यानी उसके साथ वाले कार्बन को नंबर 2, फिर इसके बाद नंबर 3, 4, 5, 6। जब बड़े रिंग की नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद छोटे रिंग को नंबरिंग करना है, मगर करना है इस बार क्लॉकवाइज। तो इस नाइट्रोजन को 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको यहाँ पर नंबरिंग किस तरह से करना है ये आपको समझ आ गया। यहाँ पर पैरामिडीन और प्यूरीन में जो मेन इम्पोर्टेंट है वो बच्चों ये N1 ऑफ पैरामिडीन और N9 ऑफ प्यूरीन, ये 2 नाइट्रोजन जो है आगे हमें बॉन्डिंग में इस्तेमाल होगी, तो आप इसको जहन में रख लेना, N1 ऑफ पैरामिडीन, N9 ऑफ प्यूरीन। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये बॉन्डिंग होती है। सबसे पहला जो नाइट्रोजनस बेस है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के साथ कंबाइन होती है। नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ कंबाइन होता है। अब वो कम्बिनेशन किस तरह से होता है बच्चों, इसको समझाने के लिए यहाँ पर हमने एक बेस लिया है जो यहाँ पर है बच्चों यूरासिल। ठीक, हमने यहाँ पर यूरासिल जो नाइट्रोजनस बेस है यहाँ एज एन एग्जांपल लिया है, यूरासिल है। और यूरासिल चूँकि आपको पता है ये सिर्फ आरएनए में होता है, तो आरएनए में कौन सा शुगर होगी पेंटोस शुगर, वो आपको मालूम है, वो होगी राइबोस शुगर। तो यहाँ हमने राइबोस शुगर एज एन एग्जांपल लिया है। तो देखेंगे बच्चों कि इस बेस और इस शुगर के दरमियान बॉन्डिंग कैसे होता है। ये यूरासिल जो यहाँ बना है बच्चों, ये एक पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन रिंग का आपको पता है नंबरिंग अभी हमने किया। ये जो नाइट्रोजन है इसको हम नंबर 1 देते हैं, ये नंबर 1 है या N1 इसको हम कहते हैं। तो N1 पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी पायरिमिडीन रिंग की N1 पर एक हाइड्रोजन है। दूसरे भी पायरिमिडीन रिंग का ऐसा ही है, जैसे साइटोसिन है, थायमीन है। ठीक है, इन सब का भी इसी तरह से है, N1 पर हाइड्रोजन। जो राइबोस शुगर है या डीऑक्सीराइबोस शुगर, दोनों की जो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 पर बच्चों एक OH ग्रुप भी है, यानी शुगर की कार्बन नंबर 1 पर एक OH ग्रुप है। और जो पायरिमिडीन
नाइट्रोजनस बेस है उसकी N1 पर एक हाइड्रोजन है। तो होता क्या है बच्चों, इस N1 की हाइड्रोजन और C1 की जो OH है इनके दरमियान एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, यहाँ से वाटर निकल जाती है H2O। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये तो आपने समझ लिया। तो जब वाटर निकल जाएगी तो इनके दरमियान, इस बेस और इस शुगर के दरमियान एक बॉन्ड बन जाती है, जो आपको यहाँ दिखा रहा है ये बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहते हैं बच्चों हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यानी द लिंकेज बिटवीन द बेस एंड शुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मगर इन बॉन्ड का अलग अलग नाम होते हैं, इन बॉन्ड्स की अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको बता दूँ, यहाँ ये शुगर देखो बच्चों आप, ये शुगर राइबोस शुगर, इस राइबोस शुगर की कार्बन नंबर 1 पे जो OH है, ये OH, ये कार्बन नंबर 5 के जो CH2OH है, ये दोनों एक साइड में है, सेम साइड में। यानी कार्बन नंबर शुगर की कार्बन नंबर 5 पे जो CH2OH है और कार्बन नंबर 1 पे जो OH है, ये दोनों सेम साइड में है। अगर ऐसा होता है तो इस शुगर को हम कहते हैं बच्चों बीटा। ये बीटा आइसोमर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बीटा आइसोमर कहलाता है। ठीक, उसी तरह से अगर ये OH ग्रुप जो है इस CH2OH ग्रुप के अपोजिट साइड में हो, CH2OH ग्रुप इस साइड में है, OH ग्रुप फॉर एग्जांपल नीचे की साइड में हो, ठीक है, यहाँ ना हो, यहाँ हाइड्रोजन हो, तो उस वक्त हम उसको अल्फ़ा आइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोमरिज्म समझना नहीं, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो शुगर है यहाँ पर राइबोस शुगर, ये बीटा टाइप है। ठीक है, इसलिए जब इस नाइट्रोजन N1 की नाइट्रोजन और N1 की नाइट्रोजन पे जो H है और कार्बन नंबर 1 पे जो OH है, इनकी कंडेंसेशन से जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाती है तो उससे एक बॉन्ड बनती है, ये बॉन्ड N और C के दरमियान। तो इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो हम कहते हैं, लेकिन इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को पर्टिकुलरली कहते हैं बच्चों हम बीटा N1, क्योंकि ये बीटा पोजीशन पे है और यहाँ नाइट्रोजनस बेस का N1 है। तो इस लिंकेज को बीटा N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं इस लिंकेज को। तो आपको ये याद रखना है। एक बात ये कि जब भी नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, लेकिन जब वो बेस पायरिमिडीन हो, याद रखना, जब बेस पायरिमिडीन हो तब जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उसको हम बीटा N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनस बेस का N1 इन्वॉल्व होती है और शुगर का ये जो बीटा OH है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है ना। शुगर बीटा टाइप और नाइट्रोजनस बेस का N1 इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको हम इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम बीटा N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको, पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस और शुगर के दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो बीटा N1 होता है। ठीक है बच्चों, ओके। तब क्या हुआ, अब क्या हुआ, एक बेस, एक नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर कंबाइन हुआ, ये दो कंपोनेंट अब कंबाइन हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ बन गया देखो। तो इन दो कॉम्बिनेशन को, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को, किसकी? नाइट्रोजनस बेस और शुगर की कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो न्यूक्लियोसाइड हमने आपको पहले बताया था हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? ये न्यूक्लियोसाइड होता है शुगर और बेस की कॉम्बिनेशन। तो आप एक इक्वेशन बना सकते हो, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, पेंटोज शुगर। जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस बनता है तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। अब पायरिमिडीन
बेस के साथ तो हमने शुगर जोड़ दिया। अब हम एक प्यूरिन बेस के साथ पेंटोज शुगर जोड़ के देखेंगे। यहाँ देखो बच्चों, ये एक प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है जो है यहाँ पर एडेनिन, ये एडेनिन है, ठीक है ना। ओके, तो एडेनिन तो आरएनए में भी होता है, डीएनए में भी होता है। क्योंकि आरएनए के हमने एक एग्जांपल दी, तो आप इस बार हम डीएनए के एग्जांपल देंगे, ठीक है। तो डीएनए में जो शुगर यूज़ होते हैं वो आपको पता है बच्चों, डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज़ होती है। तो इस बार हम सॉरी डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ बॉन्डिंग दिखाते हैं, किसका, नाइट्रोजनस बेस का। तो आपको पता है कि जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है उसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो नंबरिंग करते करते इस नाइट्रोजन को यहाँ पर नंबर 9 मिली थी, ठीक है। तो ये N9 है, क्या है ये, N9, याद रखना आप। तो जब भी प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस इस्तेमाल होता होगा उस वक़्त नाइट्रोजनस बेस का N9 इन्वॉल्व होती है, याद रखना आप, N9। तो यहाँ पर प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस की N9 की H, और राइबोस हो या डीऑक्सीराइबोस शुगर हो, अगर आरएनए है तो राइबोस शुगर होगा, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, दोनों में शुगर जो है वो बीटा टाइप होगी। तो यहाँ पर इस कार्बन पे OH ग्रुप है ना, बीटा पोजीशन पे है। तो यहाँ पर इस H और इस OH के दरमियान कंडेंसेशन होती है, बिल्कुल पहले की तरह। और इस N9 और C1 के दरमियान, शुगर की C1 और नाइट्रोजनस बेस की N9 के दरमियान एक बॉन्ड बनती है। अगेन दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा, इसको हम कहेंगे बच्चों बीटा N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या कहेंगे इसको हम, बीटा N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस बेस का N9 इन्वॉल्व हो गया। तो याद रखना, जब भी प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस हो उस वक़्त जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वो बीटा N9 बनता है, ठीक है। अब इसको बीटा 1 भी लिख सकते हो क्योंकि कार्बन नंबर 1 है। तो बीटा N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है प्यूरिन में, और बीटा N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है पायरिमिडीन्स में, ठीक है बच्चों। अगेन यहाँ पर एक शुगर और एक बेस कंबाइन हुआ, तो शुगर और बेस की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो कई तरीके के न्यूक्लियोसाइड बन सकते हैं, आपको पता है नाइट्रोजनस बेस भी कई किस्म के हैं, ठीक है। शुगर भी 2 किस्म के हैं, तो कई किस्म के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, यानी कई किस्म के न्यूक्लियोसाइड बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपने समझ लिया। यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है बच्चों, जो न्यूक्लियोसाइड होता है जो न्यूक्लियोसाइड होता है उनकी जो नोमेनक्लेचर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर न्यूक्लियोसाइड किसी प्यूरिन बेस के साथ बनाया हो, यानी अगर प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर की कॉम्बिनेशन करके न्यूक्लियोसाइड बना हो, ठीक है बच्चों, तो उस वक़्त नाम के आगे सीन लगता है, सीन। जैसे प्यूरिन है एडेनिन, है ना, एडेनिन के साथ जब शुगर का कॉम्बिनेशन होकर न्यूक्लियोसाइड बनता है, जैसे यहाँ ये बना, तो इस न्यूक्लियोसाइड को हम क्या कहेंगे, क्योंकि एडेनिन इस्तेमाल हुआ है, एडिनोसिन। एडेनिन के साथ जो बनाया न्यूक्लियोसाइड उसको हम कहेंगे एडिनोसिन। उस तरह से और एक प्यूरिन है बच्चों, उसका नाम है गाओनिन। तो गाओनिन के साथ जब शुगर कॉम्बाइन होगा बनेगा गाओनोसिन, ग्वाइनोसिन। तो आगे सीन लगता है, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड के नाम के आगे सीन लगता है। लेकिन जब पायरिमिडीन हो, जब बेस पायरिमिडीन हो, न्यूक्लियोसाइड में बेस जब पायरिमिडीन हो, यानी सिंगल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस हों, जैसे यूरासिल, थायामीन, साइटोसिन, तो उन न्यूक्लियोसाइड्स के आगे लगेगा बच्चों डीन, सफिक्स में डीन लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड बनी है, यहाँ पर ये यूरासिल के साथ बना है, तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम पड़ेगा बच्चों यूरिडीन,
यूरिडीन। अगर थायमिन हो इसकी यूरासिल की जगह तो थायमिडीन। अगर साइटोसिन होगा तो साइटिडीन। ठीक है, तो इन न्यूक्लियोसाइड को यहाँ आपको लिखा भी है आपके समझाने के लिए। अब नाइट्रोजनस बेस के बेस पर नाम के आगे सीन या डीन लगता है, जैसे एडेनोसिन, ग्वाइनोसिन, क्योंकि ये प्यूरिन है, प्यूरिन के आगे सीन लगता है। उसी तरह से यहाँ पर है साइटिडीन, यूरिडीन, क्योंकि पायरिमिडीन के आगे डीन लगता है। ठीक है बच्चों, ओके। और एक फर्क इन न्यूक्लियोसाइड्स में शुगर के बेस पर है। शुगर राइबोज शुगर भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर भी हो सकता है। अगर राइबोज शुगर है तो उन न्यूक्लियोसाइड्स को हम राइबो न्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे। वो न्यूक्लियोसाइड जिसमें शुगर राइबोज हो उन न्यूक्लियोसाइड को हम राइबो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है राइबो न्यूक्लियोसाइड्स इस्तेमाल होंगे आगे आरएनए बनाने के लिए। तो यहाँ पर थायमिन नहीं होंगे क्योंकि थायमिन पर्टिकुलर है डीएनए के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो शुगर यूज़ होगा बच्चों वो राइबोज शुगर है। इसलिए इन न्यूक्लियोसाइड को सिंपली एडेनोसिन, ग्वाइनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन कहते हैं। लेकिन एक और न्यूक्लियोसाइड बन सकता है जिनमें शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज टाइप यूज़ होगा, डीऑक्सीराइबोज टाइप शुगर यूज़ होगा। तो उन न्यूक्लियोसाइड को जिनमें शुगर डीऑक्सीराइबोज टाइप है उनके आगे डीऑक्सी लगाना है आपको। डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, डीऑक्सी थायमिडीन। ठीक है, तो ये यूरिडीन पर्टिकुलर यहाँ पर राइबो न्यूक्लियोसाइड में है। ये डीऑक्सी थायमिडीन पर्टिकुलर है किसके साथ, डीएनए के साथ। बाकी ये जो 3 न्यूक्लियोसाइड है ये राइबो न्यूक्लियोसाइड भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड भी हो सकता है। लेकिन जो यूरिडीन है ये पर्टिकुलर टू आरएनए है, ये डीऑक्सीथायमिडीन है ये पर्टिकुलर टू डीएनए है। ये आगे भी आपको समझ आ जाएंगे। तो नाम में भी थोड़ा सा डिफरेंस है राइबो न्यूक्लियोसाइड्स की और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स की। ठीक है, और प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड और पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड की नाम में भी डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो अब तक आपने समझा कि बेस और नाइट्रोजनस बेस और शुगर के दरमियान बॉन्डिंग किस किस्म का होता है और इनके नोमेनक्लेचर किस तरह से हम इनको दिया जाता है। इसके बाद अब बारी है बच्चों, ये न्यूक्लियोसाइड तो आपको तैयार हुआ है, ये है ना, नाइट्रोजनस बेस और शुगर की कॉम्बिनेशन तो आपको समझ आ गया, इनको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोसाइड को, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड कहेंगे बच्चों, ये है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड है ना, नाइट्रोजनस बेस और शुगर की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड पर एक फॉस्फेट ग्रुप हम जोड़ेंगे। अब न्यूक्लियोसाइड पर फॉस्फेट जुड़ने से बनेगा बच्चों न्यूक्लियोटाइड। क्या, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड की इक्वेशन आप बना सकते हो, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोसाइड। तो लिखेंगे हम न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो जब न्यूक्लियोसाइड पर फॉस्फेट जोड़ेंगे तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। अब तीनों चीज़ें कंबाइन हो गया, तीनों कंपोनेंट्स कंबाइन हो गया। अब इस फॉस्फेट ग्रुप का न्यूक्लियोसाइड के साथ बॉन्डिंग हम दिखाने वाले हैं आपको। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना। ये आपका यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सीराइबोज शुगर का, ठीक है, या राइबोज शुगर का, कोई भी शुगर हो सकता है इसमें। कार्बन नंबर 1 तो नाइट्रोजनस बेस के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में एंगेज हो गया। फिर जो कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 पर भी एक OH ग्रुप है बच्चों, देखना आप, शुगर की कार्बन नंबर 5 पे एक OH ग्रुप है। इस OH ग्रुप का जो फॉस्फेट ग्रुप है या फॉस्फोरिक एसिड हम कहेंगे, उसके OH के दरमियान यहाँ पर कंडेंसेशन होती है। यानी फॉस्फोरिक एसिड और कार्बन नंबर 5 के
OH के दरमियान यहाँ कंडेंसेशन हो जाएगी इस तरह से, यहाँ से एक H, यहाँ से OH जो है निकल जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएगी। तो इस तरह से फास्फेट और C5 के दरमियान भी एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पर ये बॉन्ड बन सकता है O के थ्रू। ठीक है, फास्फोरिक एसिड और शुगर की कार्बन नंबर 5 की OH के दरमियान कंडेंसेशन होती है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाती है। ठीक, तो उस वाटर मॉलिक्यूल के निकल जाने से इस फास्फेट और इस C5 के दरमियान O के थ्रू एक लिंक बनता है। ठीक, एक बॉन्ड बनते हैं। इस बॉन्ड को कहते हैं हम बच्चों क्या, इस बॉन्ड को कहते हैं हम फास्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक, तो याद रखना आप, जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में शुगर होंगे या राइबोस शुगर होंगे या डीऑक्सीराइबोस शुगर होंगे, उस शुगर की कार्बन नंबर 5 पर जो OH है उसकी कंडेंसेशन होती है फास्फोरिक एसिड के साथ। जब कंडेंसेशन होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाती है। तो क्या होता है, इस फास्फेट और इस शुगर के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को कहते हैं हम बच्चों, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड, ठीक, ये जो बॉन्ड है ये O के थ्रू जो लिंकेज है, ये जो फास्फोरस है और जो कार्बन है इसके दरमियान O के थ्रू ये जो लिंकेज बन गया। ठीक है, यानी POC जो लिंकेज बन गया यहाँ पर, ये जो O के थ्रू लिंकेज बन गया, इस लिंकेज को, इस बॉन्ड को कहते हैं हम बच्चों फास्फोएस्टर बॉन्ड। फास्फोएस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड क्यों कहा इसको, क्योंकि यहाँ पर ये जो CH2OH ग्रुप था ये अल्कोहलिक ग्रुप है, CH2OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप है और ये फास्फोरिक एसिड है। तो जब अल्कोहल और एसिड कंडेंसेशन होती है उस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं और जो बॉन्ड बनता है उसको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ फास्फोरिक एसिड है और यहाँ पर CH2OH ग्रुप एक अल्कोहलिक ग्रुप है, इनके दरमियान जो वाटर रिलीज होकर बॉन्ड बना बच्चों उसको कहते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड। क्योंकि ये एस्टर बॉन्ड फास्फेट के ज़रिए बना, फास्फेट के साथ बना, इसको हम फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फास्फेट ग्रुप। इन तीनों के दरमियान आपस में लिंकेज होता है। उन लिंकेज को अलग अलग नाम है बच्चों। शुगर और ये बेस और शुगर के दरमियान जो बॉन्ड है ये, इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर प्यूरिन और शुगर के दरमियान बना तो हम β-N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अगर यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पायरिमिडीन और ये शुगर के दरमियान बने, हम इसको कहते हैं बच्चों β-N1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, साथ साथ जो शुगर है उसका फास्फेट के दरमियान भी एक बॉन्ड बनता है, शुगर और फास्फेट के दरमियान भी एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं बच्चों फास्फोएस्टर बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो आपने समझा एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बेस, शुगर और फास्फेट ग्रुप। बेस और शुगर के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और शुगर और फास्फेट के दरमियान फास्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है बच्चों, ओके। अब जिस तरह से न्यूक्लियोसाइड 2 किस्म के हैं, इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स भी 2 किस्म के हैं। मेन 2 किस्म के हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड में अगर शुगर डीऑक्सीराइबोस टाइप हो, अगर एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर डीऑक्सीराइबोस टाइप हो, जैसे यहाँ पर है, हम उसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड में शुगर राइबोस टाइप हो, हम उसको राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के भी 2 किस्म हो जाएंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में राइबोस शुगर होंगे और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीराइबोस शुगर होंगे। तो शुगर के बेस पर न्यूक्लियोटाइड्स के भी 2 किस्म हैं मेन, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड, दूसरा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में क्योंकि नाइट्रोजनस बेस अलग अलग जुड़ सकते हैं, इस तरह से 4 किस्म के
राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बन सकते हैं एडेनिन के साथ, ग्वानिन के साथ, यूरासिल के साथ और साइटोसिन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, ये राइबो शुगर और फास्फेट, तीन चीज़ मिल गया तो इससे बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, इसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। और एडेनिन से बनने वाले राइबो न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं बच्चों एडेनोसिन। ये एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड था, इस पर एक फास्फेट अलावा आ गया तो हम कहते हैं एडेनोसिन मोनोफास्फेट। एडेनोसिन तक न्यूक्लियोसाइड है, फिर फास्फेट जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड बन गया तो उस फास्फेट को हम अलग से नाम देते हैं मोनोफास्फेट, एक फास्फेट। एडेनोसिन पर एक फास्फेट अलावा जुड़ने से एडेनोसिन मोनोफास्फेट कहलाते हैं। इसको हम AMP शॉर्ट में कहते हैं। इसको हम एडेनाइलिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर फास्फोरिक एसिड जुड़ गया, इसलिए इसको एक एसिडिक नाम भी आ जाएंगे, एडेनाइलिक एसिड या एडेनाइलेट भी कहते हैं। उसी तरह से ग्वानिन प्लस राइबोस शुगर प्लस फास्फोट प्लस फास्फेट, ग्वाइनोसिन मोनोफास्फेट, GMP या ग्वाइनिलेट या ग्वाइनिलिक एसिड भी कहते हैं। यूरासिल प्लस राइबोस शुगर प्लस फास्फेट, यूरिडीन मोनोफास्फेट। देखो यहाँ न्यूक्लियोसाइड को डीन आ गया क्योंकि ये पायरिमिडीन है। यूरिडीन मोनोफास्फेट UMP या यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडाइलेट भी कहते हैं। साइटोसिन प्लस राइबोस शुगर प्लस फास्फेट न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या नाम है उस न्यूक्लियोटाइड का? साइटिडीन मोनोफास्फेट CMP या साइटिडाइलिक एसिड या साइटिडाइलेट। ठीक, उसी तरह से अगर शुगर डीऑक्सीराइबोस टाइप हो तो क्या होगा? एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ DR लिखा है, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फास्फेट, तो नाम के आगे सिर्फ डीऑक्सी चलेगा, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफास्फेट यानी DAMP या डीऑक्सी एटनाइलेट भी या डीऑक्सी एटनाइलिक एसिड भी कह सकते हो। उसी तरह से ग्वानिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फास्फेट डीऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफास्फेट DGMP या डीऑक्सी ग्वाइनिलिक एसिड या डीऑक्सी ग्वाइनिलेट भी आप कह सकते हो। साइटोसिन के साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फास्फेट डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफास्फेट DCMP। थायमीन के साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर फास्फेट डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफास्फेट DTMP या डीऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड या डीऑक्सी थायमिडाइलेट भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स दो अलग अलग किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बच्चों, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जब कंबाइन हो जाएंगे आपस में तो उससे बनेगा राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी RNA। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उनसे बनेंगे DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कल हम देखेंगे बच्चों कि किस तरह से ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स या राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर DNA या RNA बनते हैं। क्योंकि हमें मेनली फोकस करना है DNA पर, तो कल हम देखेंगे बच्चों कि किस तरह से ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।